हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं +2 NIOS बोर्ड का हिंदी का सब्जेक्ट विराट की पद्मिनी। ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक तरह का लेख है। इसमें जो है बहुत ही ऐतिहासिक बात लिया गया है, यानी यहाँ पर उसमें एक दागी कन्या कुमुद के प्रेम और बलिदान की कहानी इसमें प्रस्तुत की गई है। इसमें जो है बुंदेलखंड की वीरता और जो है जुझारूपन और संस्कृति और वहाँ के जनजीवन के आकलन भी किया गया है। तो इस विषय को जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे इसमें और क्या कुछ है और इसमें क्या विशेषता है। आखिर कुमुद कौन है, कुमुद की क्या विशेषता है, ठीक है, लोग उसको दुर्गा क्यों मानते हैं, दुर्गा का अवतार क्यों मानते हैं। तो इसको हर एक पहलू के बारे में जानेंगे, विचार करेंगे और समझेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं मानता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो, तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थी और आपके थ्रू वो मिल गया है, तो वो आपके शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है NIOS बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th CBSE के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है NIOS बोर्ड 10th हो या +2 हो, सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है BA जो है BA के बाद जो है MA है। MA में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। खंड 8। दिलीप नगर पहुंचने पर राजा के घाव अच्छे हो गए, परंतु पागलपन बहुत बढ़ गया। देवी सिंह को अच्छे होने में कुछ समय लगा। राजा का स्नेह उस पर इतना बढ़ गया कि निजी महल में उसे स्थान दे दिया गया। राजा का स्नेह भाजन होने के कारण बड़ी रानी भी देव सिंह पर कृपा करने लगी और छोटी रानी अकारण ही घृणा करने लगी। राम दयाल बचपन से ही महलों में आता जाता था। उन दिनों तो वह राजा की विशेष टहल ही करता था। रानी उसे पर्दा नहीं करती थी। छोटी रानी का वह विशेष रूप से कुपात्र था, परंतु इतना चतुर था कि बड़ी रानी को भी नाखुश नहीं होने देता था। एक दिन वह किसी काम से छोटी रानी के महल में गया। छोटी रानी ने राजा की तबीयत का हाल पूछा, फिर एक क्षण बाद बोली, रामदयाल, यदि धर्म पर टिका रहा तो प्रतिफल पाएगा। रामदयाल ने नम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैं तो चरणों का दास हूँ। तुम मुझे महाराज के महलों के समाचार नृत्य दिया कर। अब जा और जरा लोचन सिंह को भेज दे। थोड़े समय उपरांत लोचन सिंह आया। दासी द्वारा पर्दे में रानी से बातचीत हुई। रानी ने कहलवाया, लोचन सिंह, भगवान न करे कि महाराजा का अनिष्ट हो, परंतु यदि अनहोनी हो गई तो राजा का भार किसके सिर पड़ेगा? जिसे महाराजा कह जाएं। तुम्हारी क्या सम्मति है? जो मेरे स्वामी की होगी। यदि महाराज कोई आज्ञा न छोड़ गए तो वैसे घड़ी ईश्वर न करे आए, और यदि आई तो उस समय जो आज्ञा होगी या जैसा उचित समझूंगा करूंगा। रानी कुछ सोचती रही। अंत में उसने यह कहलवा कर लोचन सिंह को विदा किया
कि भूलना मत कि मैं रानी हूँ। इस बात को बार बार याद करने की मुझे आवश्यकता न पड़ेगी। यह कहकर लोचन सिंह चला। रानी ने फिर रुकवा दिया। दासी द्वारा कहलवाया, सिंहासन पर मेरा हक है, भूल तो न जाओगे। उसने उत्तर दिया, जिसका हक होगा उसी की सहायता के लिए मेरा शरीर है और किसी का नहीं। मैं इस समय इस विषय में कुछ कह नहीं सकता। स्वामी धर्म का पालन करना पड़ेगा। यह उपदेश व्यर्थ है। तुम्हार आँखों और कान हैं, किस क्षण ग्रहण करेंगे। जिस पक्ष के लिए मेरा राजा आज्ञा दे सक जाएंगे, और यदि वह बिना कोई आज्ञा दिए सिधार गए तो उस समय जो मेरी मौज में आवेग। लोचन सिंह चला गया। रानी बहुत कड़ी। 9वां खंड। कुछ दिन बाद बड़नगर से यह उलाहना आया कि दलीप नगर की सेना ने अपने राज्य की सीमा के बाहर उपद्रव किया और कल्पी के मित्र राज्य को बड़े नगर के शत्रु बनाने में कसर नहीं लगाई। दलीप नगर उस समय के राजनीतिक नियमानुसार दिल्ली का आश्रित राज्य था। दिल्ली को उस समय दलीप नगर और कल्पी दोनों की ज़रूरत थी। कम से कम दिल्ली को उन दोनों की आशा भी थी। कल्पी वस्तु दिल्ली की सहायक थी। दोनों की मुठभेड़ में दिल्ली को कल्पी का पक्ष लेना अनिवार्य सा था, परंतु यह भी तभी हो सकता था जब दिल्ली को अपनी अन्य उलझने से सांस लेने का जो है अवकाश मिलता। अली मर्दाना इस बात को जानता था और उसे यह भी मालूम था कि न जाने किस समय कहाँ के लिए दिल्ली से बुलावा आ जाए। इसलिए उसने पालर के पास अपनी टुकड़ियों के ध्वस्त किए जाने पर तुरंत कोई बड़ी सेना बदल लेने के लिए नहीं भेजी, केवल चिट्ठी भेज दी। चिट्ठी में जो है पद्मिनी का कोई जिक्र न था। यह चिट्ठी मंत्री को दी गई। मंत्री ने जो है जनार्दन के पास भेज दी। चिट्ठी पाकर जो है जनार्दन गृह चिंता में पड़ गया। हर्जाना देखकर और माफ़ी मांगकर पिंड छुड़ा लेना तो व्यवहारिक जान पड़ता था, परंतु बाकी शर्तें बहुत टेढ़ी थी। पद्मिनी बादशाह के लिए नहीं मांगी गई थी। बादशाह की ओट लेकर अली मर्दाना ने उसे अपने लिए चाहा था। यह बात जनार्दन की समझ में सहज ही आ गई। लोचन सिंह को जीवित या मृत किसी भी अवस्था में कल्पी भेजना दिलीप नगर में किसी को भी बस के बाहर की बात थी। किंतु सबसे अधिक टेढ़ा प्रश्न उस समय इस बात को राजा के सम्मुख उपस्थित करने का था। जनार्दन आगा हैदर की उपस्थिति में राजा के पास पहुंचा, परंतु उसने एक बुद्धिमानी का काम किया। दूत के जरिए कल्पी जवाब भेज दिया कि हर्जे की रकम 1 लाख बहुत है, परंतु दी जाएगी, और माफ़ी मांगने के लिए प्रधान राज्य कर्मचारी जनार्दन शर्मा स्वयं सिख दरबार में उपस्थित होंगे। दागी कन्या दलीप नगर राज्य की हद के बाहर कहीं लापता है और लोचन सिंह की चिंता न की जाए। खंड 10। राजा के सामने पहुंचते ही जनार्दन का मन और भी छोटा हो गया। उनकी तबीयत तो आज ज़्यादा खराब थी। वह बहुत हंस रहे थे और बिल्कुल ही वे सिर पैर को बातें कर रहे थे। आगा हैदर मौजूद था। इतने में लोचन सिंह आया, प्रणाम करके बैठ गया। लोचन सिंह ने हकीम से धीरे से पूछा, आज अवस्था क्या कुछ अधिक भयानक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सदा यही कहते रहते हैं, परंतु महाराजा जी के संभलने का रत्ती भर भी लक्षण नहीं दिखाई देती है। सच्ची बात तो यह है कि राजा को यह बीमारी आप ही ने दी है। राजा का ध्यान आकृष्ट हुआ है। जनार्दन ने पूछा, क्या गड़बड़ है? क्या किसी षड्यंत्र की रचना कर रहे हो? जनार्दन के उत्तर देने से पूर्व ही लोचन सिंह बोला, षड्यंत्रों का समय भी महाराजा इन लोगों के मिलजुल कर बुला लिया है, परंतु जब तक लोचन सिंह के हाथ में तलवार है तब तक कोई भी षड्यंत्र नहीं चल पाएगा। क्या बात है? राजा के आंखें फैलकर पूछा। लोचन सिंह ने उत्तर दिया, महाराज अपने किसी उत्तराधिकारी की नियुक्ति कर दे, नहीं तो शायद बीमारी के साथ साथ गोलमाल भी बढ़ा चला जाएगा। जगह जगह लोग चर्चा करते हैं अब कौन राजा होगा। जनार्दन उस दिन ठीक मौका न समझकर कल्पी से आई हुई चिट्ठी के विषय में कोई चर्चा न करके लौट आया। लोचन सिंह भी साथ ही आया। मार्ग में जनार्दन ने कहा, आपसे एक विनती है।
ठाकुर साहब बुरा न माने तो निवेदन करिए, ऐसे समय महाराजा से कोई तीखी बात मत कहिए। खंड 11। गुज्जर सिंह को राज सिंहासन प्राप्त करने की बहुत आशा न थी। वह जानता था कि राजा का अंतिम समय निकट है और उसके मरते ही सिंहासन के लिए जो है दौड़े झपटों की धूम मच जाएगी। उसका संसार में कोई न था, केवल राजा का स्नेह था। सो पार्लर से लौटने के बाद राजा के पागलपन में ऐसा लीन हो गया कि उसके चिन्ह तक नहीं दिखाई पड़ते थे। बड़ी रानी की ज़रूरत कुछ कृपा थी, परंतु उस कृपा से स्नेह के लिए व्याकुल हृदय के लिए प्रीति न थी। पार्लर में एक आलोक उसने देखा था, वो बिजली की तरह चमका और उसी तरह विलुप्त भी हो गया। उसकी दिव्यता का आतंक मात्र मन पर जमा हुआ था, जैसे प्रातःकाल कोई सुख सपना हो। दूर से एक क्षण के लिए किसी आकाश कुसुम के दर्शन किए और वह विस्त अनंत प्रसरमय प्रकाश में कहीं छिप गया हो। एक आधा बार गुज्जर सिंह ने सोचा, स्त्री थी, मनोहर थी, लाजवंती थी। एक बार स्नेह की दृष्टि से देखा भी था, परंतु यह भाव बहुत थोड़ी देर में टिकता है। उसके मानस पटल पर जो चित्र बना था वह स्पष्ट दृष्टि वाली अपरिमित जयशाली माताएं नेत्रों वाली, कठिनाइयों के सामने अपनी कोमल गोरी भुजा को एक छोटी उंगली के संकेत से अनंत जो है लहर वाली की प्रबलताओं को जगाने वाली दुर्गा का था। सपन सच्चा था, अनूठा था और शांतिदायक था, अथवा कदाचित उत्साह मात्र दान करने वाला। परंतु उस समय की चिंताजनक और शून्य से काल में उस आलोकों को जो दिव्यता मात्र की स्मृति ही थी। गुज्जर को सिंहासन की आशा कम थी, परंतु उपेक्षा न थी। उसने लोगों से प्रायः सुना भी था कि संसार में पाशा पलटते विलम्ब नहीं होती है। राजा की बढ़ती बीमारी में एक दिन बड़ी रानी ने राजा के पास से लौटकर अपने महल में गुज्जर को बुलाया और कहा, राजा का बचना असंभव जान पड़ता है। मेरे सती हो जाने के बाद किसका राज्य होगा? इस तरह की बातें सुनकर मेरा मन खीन हो गया और यथासंभव मैं इस तरह की चर्चा से बचा करता हूँ। परंतु गुज्जर रानी ने कहा, जो अस्वाभाविक है वह होकर ही रहता है। गुज्जर ने एक क्षण सोचकर उत्तर दिया, जो आप सती हो गई और महाराजा ने किसी को उत्तराधिकारी नियुक्त न किया तो इस राज्य का अनिष्ट ही दिखाई देता है। छोटी रानी राज्य करेगी। रानी की आंखें तनाकर कहा, वह सती न होगी? गुज्जर सिंह बोला, यह आप कैसे मालूम? क्या मैं उसकी प्रकृति को नहीं जानती हूँ? वह राज्य से लिप्सा में कुछ भी कर सकती है। देखो ना, देवी सिंह नाम का एक दीन ठाकुर जिस महाराज ने अपने महल में ठहरा रखा है, उनकी आंखों में खटक गया है। कारण केवल इतना ही है कि मैं 2 मीठी बात कह दी थी। रानी ने उत्तर दिया। परंतु गुज्जर सिंह बोला, महाराज उस बेचारे के राज्य थोड़ी ही दे रहे हैं जो छोटी सरकार को खटके, और उनसे घबराहट की एक सांस को दबाया। रानी ने कहा, गुज्जर सिंह, जब तक मैं राज्य का कोई स्थायी प्रबंधन न कर दूंगी सती न होऊंगी। यदि मेरे पीछे रानी ने राज्य करके प्रजा को पीसा तो मुझे स्वर्ग में भी नरक यातना सी अनुभव होगी। मेरे लिए जो आज्ञा हो सेवा के लिए तैयार हूँ। संसार में आपके सिवा और मेरा कोई नहीं है। 3 आदमियों के हाथ में इस समय राज्य की सत्ता बटी हुई है, जनार्दन, लोचन सिंह और हकीम जी। इसमें से किस पर तुम्हारा काबू है? काबू तो मेरा पूरी किसी पर भी नहीं है। गुज्जर सिंह ने विश्वास परित्याग कर उत्तर दिया। परंतु लोचन सिंह थोड़ा बहुत मेरा कहना मानते हैं। और जनार्दन, रानी ने पूछा, वह बड़ा ही कराई है, उनकी दाब समझ में नहीं आती है। मैं उसे बहुत दिनों से जानती हूँ। मैंने उसके साथ बहुत से एहसान भी किए हैं। वो उन्हें नहीं भूल सकता। उसे ठीक करना ही होगा। कैसे? गुज्जर सिंह ने भोले भाव से प्रश्न किया। रानी बोली, मैं उसे ठीक करूँगी। जो कुछ कहती जाऊँ करते जाना, और यदि महाराजा
स्वस्थ हो गए और मैं उनके समय उस लोक को चली गई तो 16 आना बात रह जाएगी। कुछ क्षण बाद फिर बोली, कालपी से एक चिट्ठी आई थी, कल महाराज को जो है जनार्दन ने सुनाई, आपसे बिल्कुल बाहर हो गए। रानी ने चिट्ठी का जो है सविस्तार तुरंत कुज्जर सिंह को भी सुनाया। कुज्जर सिंह ने भी उस चिट्ठी की हाल सुना था, परंतु यथावत उसे मालूम न था। रानी के मुख से संपूर्ण ब्यौरे सुनकर उसे आश्चर्य हुआ। रानी बोली, मुझे राज्य की खबरें का सब पता रहता है, यह तुमने समझ ही लिया या नहीं? कुज्जर ने स्वीकार किया, बोला, उस लड़की की पता क्यों मुसलमानों को लग गया है? नहीं, परंतु जनार्दन ने पता लगा लिया है। बहुत सुरक्षित स्थान में विराट के राजवारों में दागी राजा सवदल सिंह के दुर्ग में वह पहुंच गई है। हकीम जी जनार्दन के कहने में हैं, जनार्दन को ठीक कर लेने से वह भी ठीक हो जाएंगे। खंड 12। राजा ने संभले मर्ज बढ़ता गया। ज्यों-ज्यों दवा की अवस्था इतनी खराब हो गई थी कि आगा हैदर के सिवाय और किसी को उसकी चिंता न गई थी। सब बेचैन थे, व्यग्र थे, उग्र चिंता में कि आगे क्या होगा। जिस समय जनार्दन ने राजा को जो है कालपरी की चिट्ठी पर सारांश सुनाया, उन्होंने उपस्थित लोगों को तरह तरह की जो है होड़ गालियाँ देकर अंत में आज्ञा दी कि कलापी पर चढ़ाई करने की तैयारी कर दो। बात बात पर सिर काटने और कटवाने की योजना वाले लोचन सिंह को भी इस आज्ञा का पालन करने में कठिनाई अनुभव हुई। इसलिए जो है जनार्दन ने सेना को धीरे धीरे तैयार कर डालना ठीक समझा। बड़े पैमानों पर सेना रखना उस समय की मांग थी। शायद इस तैयारी में जो अली मर्दाना सहम जाए और यदि इससे न भी माना तो डटकर लड़ाई लड़ी जाएगी। परंतु कलापी पर आक्रमण करना जनार्दन का धैर्य न था और न उसकी व्यवहार मूलक राजनीति में इस प्रकार की विचार के लिए स्थान था। वास्तव में इसी का जनार्दन को बहुत खटका था। राजा कलापी पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे चुके थे। जनार्दन दिलीप नगर के इस तरह की मुठभेड़ से बचना चाहता था। सेना की धीमी तैयारी इस मुठभेड़ का कुछ समय तक बरकरार हो सकता था। जनार्दन को एक और आशा थी, राजा का शीघ्र मरण, और जो कुछ उसके मन में रहा हो उसे कोई नहीं जानता था। जनार्दन को एक दिन राजा की बहुत भयानक अवस्था देखकर और दोनों रानियों के बुलावों को टलने के बाद आगा हैदर को घर जाकर मंत्रणा भी की। कहा, आज सवेरे राजा को जरा चेत था। स्थिति की जो भयंकरता देखकर जी करा करके मैंने राजा से स्पष्ट कहा कि किसी को गोद ले लिया जाए। आश्चर्य है, वह इस बात पर नाराज नहीं हुए, केवल यह कहा कि अभी मैं नहीं मरूंगा, जीऊँगा। फिर मैं ज़्यादा कुछ न कह सका। हकीम बोला, अब उनके जीवन में बहुत थोड़ा दिन रह गए हैं। बहुत कोशिश की मगर यमराज का मुकाबला नहीं कर सकता। राजा की जो है बदर हेजी पर मेरा कोई काबू नहीं है। यदि कम वक्त रामदयाल मर जाए तो शायद अब भी राजा बच जाए। उनकी नामुमकिन फरमाइशों को पूरा करने के लिए वह सदा कमर कसे खड़ा रहता है। ऐसा बदकार है कि कुछ ठिकाना ही नहीं है। हकीम जी जनार्दन से साधारण निश्चित के साथ यह कहा, यह तो राजा का रोग समाप्त होना चाहिए या उन्हें शीघ्र स्वर्ग मिलना चाहिए। दोनों बातें परमात्मा के हाथ में हैं। हकीम ने जो है निराशापूर्ण स्वर में कहा। जनार्दन बोला, नहीं, आपके हाथ में है। यानी यह कि आप ऐसी दवा दीजिए कि या तो उनका रोग शीघ्र ही दूर हो जाए या उनका जो है कष्ट पीड़ित जीवन समाप्त हो जाए। आगा हैदर सन्नाटा में आ गया, बोला, शर्मा जी, अपने मालिक के साथ यह नमक हरामी मुझे न होगी। चाहे आप उनके साथ मुझे भी मरवा डालिए। बिना किसी व्याकुलता के जनार्दन ने अनुनन के साथ प्रस्ताव किया। हकीम जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, कुछ तो इस राज्य के लिए करें जिसके अन्न जल से हमारे और आपके हार मास बने। क्या करूँ? हकीम ने जो है अनामस होकर पूछा। जनार्दन ने उत्तर दिया, सैयद अली मर्दाना को मना लो, दलीप नगर को बचा लो। सुना है उसकी फ़ौज कलापी से शीघ्र कुछ करने वाली है। यदि आप उसे वेकुल
न रोके सके तो कम से कम कुछ दिनों तक अटका ले। तब तक मैं राज्य द्वारा किसी उत्तराधिकारी को नियुक्त कराकर राज्य को जो सुव्यवस्थित करा लूँगा। यदि राजा बच गए तो उत्तराधिकारी की देखरेख में राज का ठीक तौर से होता रहेगा, न बचा तो जो राजा होगा संभाल लेगा। इस समय सबके मन में किसी अनिश्चित जो अंधकाराव अंतमय दृश्य वृत्ति के आ टूटने की संभावना के डर से थर्रा रहे हैं। हकीम सोचकर बोला, मैं कल भी तुरंत जाने को तैयार हूँ, परंतु राजा के इलाज का क्या होगा? किसी अच्छे वैद्य या हकीम की नियुक्ति कर जाइए। मैं अपने लड़के के हाथ में राजा का इलाज छोड़ जाऊँगा और किसी हाथ में नहीं। खंड 13। कल से आग हैदर ने जनार्दन को लिखा कि अलमर्दाना नाराज तो बहुत था, परंतु अब शांत है और दलीप नगर को मित्र की दृष्टि से देखता है। लड़ाई की कोई संभावना नहीं है और मुझे कुछ दिनों मेहमान बनाना रखना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में जनार्दन ने राजा का जो है मनोवेग का समर्थन किया। दिलीप नगर में सेना का एक काफ़ी बड़ी भाग अपनी मंडली के कुछ विशक्त लोगों के हाथ छोड़ा और पंचनंद की ओर राज्य को लेकर कुछ कर दिया। खबर लेने के लिए जहाँ तहाँ जासूस नियुक्त कर दिए गए। वह राजा का साथ बहुत कम छोड़ता था। रानियाँ साथ गई। देव सिंह अब बिल्कुल चंगा हो गया था, अब उसे भी राज्य से ने हाथ ले लिया। जनार्दन के मार्ग में एकांत पाकर देव सिंह ने कहा, आप बड़े वीर हैं, उस दिन महाराज की रक्षा आप ही ने की, बुंदेल का कर्तव्य ही क्या है शर्मा जी? देव सिंह ने लापरवाही के साथ कहा, परंतु अब किस तरह उनके प्राण बचेंगे यह मेरी समझ में नहीं आ रही है। दवा दारू हो रही है, देखिए आशा तो बहुत कम है। हाय भर कर जान, जनार्दन बोला। ऐसी दशा में महाराज को इतनी दूर नहीं आने देना चाहिए था। यमुना जी के राज्य में वह अपने जन्म की यात्रा समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने निषेध कर उपाय नहीं किया। देव सिंह ने पूछा, यदि महाराज का स्वर्गवास बीच में ही हो गया तो तब क्या कीजिएगा? उत्तर मिला, यमुना जी के राज्य में उनको फूल विश्राम करेंगे। आपके प्रश्न के साथ हम सबकी एक और घोर चिंता का भी संबंध है। वह यह है कि उनके पश्चात इस राज्य का शासन कौन करेगा? सिवा बुंदेल की और कौन कर सकता है? देव सिंह ने कहा, गुज्जर सिंह तो दासी पुत्र है, गद्दी के हकदार नहीं हो सकते, इसलिए कोई भाई बंधु ही सिंहासन पर बैठेगा। इधर उधर कोई भी उपयुक्त भाई बंधु नहीं है, बड़ी कठिनाई समस्या है। सब बुंदेल भाई बंद ही हैं, आप भी? जनार्दन के आंख कटाकर पूछा। उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं भी प्रजा होने से क्या भाई बंद में अंतर आ जाता है? हंसते हुए जनार्दन ने पूछा, आपके राजा नियुक्त कर दे तो? देव सिंह सन्न रह गया, जरा रीति द दृश्य से जनार्दन की ओर देखने लगा। जनार्दन बोला, यदि कर दे तो गए ब्राह्मणों को तो रक्षा होगी, और हंसा। खंड 14। पालड़ में आसपास की खबर फैली हुई थी कि घोर जो है लूट मार और मार काट होने वाली है। उपद्रव्य के मारे नगरों और राजधानियों में जो है खलबली मची रहती थी। दिल्ली जो है डोल हो चुकी थी, उसके सहायक और शत्रु अपने अपने राज्य स्थापित कर चुके थे, परंतु ईर्ष्या और शत्रुता बढ़ने के भय से अपनी पुण्य जो स्वतंत्रता बहुत थोड़ी राज्य या नवाब घोषित कर रहे थे। बहुत से संविधान हो गए थे, किंतु नाम मात्र के लिए दिल्ली की जो है अधीनता प्रकट करते रहते थे। इनमें जो प्रबल थे वही चौकस थे, निर्भय थे और उनकी प्रजा को बहुत जो है खटका नहीं था, किंतु ऐसे थोड़े थे जो छोटे थे या निर्बल थे। वे किसी प्रबल पड़ोसी या दूर के शक्तिशाली तूफानी जननायक की ओर निहारते रहते थे। बड़नगर के राजा के लिए भी कम परेशानियां न थी। पालड़ के निकट किसी होने वाले तूफान की खबर पाकर कुछ प्रबंधन करने का संकल्प भी किया था। दूसरी ओर बड़े झंझावातों की दुष्टता में फंस जाना पड़ा। पालड़ के निकट ग्रामीण रक्षा का कोई प्रबंधन नहीं किया जा सका। ऐसी व्यवस्था में साधारण तौर पे जैसे प्रजा को अपने भाग्य के भरोसे छोड़ देना ही पड़ा। पालड़ के और पड़ोस के निकटवर्ती ग्रामीण में इस बात की समझ लिया था, कोई कहीं चला गया। रह गए अपने घरों में केवल दीनहीन किसान जो हल खेती छोड़कर कहीं नहीं जा सकते थे। उन्हें पेट के लिए, राज्य के लगान के लिए
लुटेरों के पिशाच के लिए खेतों की रखवाली करनी थी। आशा तो न थी कि ये चौथ वैसाख तक खेती बची रहेगी। यदि कहीं से घुड़सवार सेना आ गई तो खेतों में अन्न का एक दाना और भूसे का एक तिनका भी न बचेगा। परंतु जहाँ आशा नहीं होती वहाँ निराशा ईश्वर के पैर पकड़वाती है। यदि बच गए तो कृतज्ञ हृदय ने एक आंसू डाल दिया, और बह गए तो भाग्य तो कोसने के लिए कहीं गया ही नहीं। जिस समय बड़े बड़े राजा और नवाब अपनी विशिष्ट एवं भूमि उद्धृत संपत्ति के लिए रोज रोज खैर मनाते थे, अपने अथवा पराए हाथों अपने मुकुट की रक्षा में व्यस्त रहते थे, और उसी वक्त अवस्था में बहुधा दिन में 2-4 घंटे नाच रंग दुराचार और सदाचार के लिए भी निकाल लेते थे। उस समय प्रजा अपनी थोड़ी सी भूमि और छोटी सी संपत्ति के बचाव की फिक्र करते हुए देवालय में जाती, कथा वार्ता सुनती और दान पुण्य करती थी। संध्या समय लोग भजन गाते थे, एक दूसरे की सहायता के लिए यथावकाश प्रस्तुत हो जाते थे। पालर के सीधे सीधे जीवन में यहाँ विशाल झील में नहा धोकर काम कराना और पेट भर खा लेने के बाद शाम को झंझर बजाकर ढोलक पर भजन गाना भी प्रायः नृत्य का सरल कार्यक्रम था। कहते हैं कि सारे कार्यक्रम आम हो गई थी, चारों तरफ ऐसे ही चलता रहता था। वहाँ देवी के अवतार का चमत्कार भी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसके रंग के बाहर वालों ने अधिक गहरा कर दिया था, क्योंकि पालर वालों ने इसकी विज्ञापित के लिए विषय स्वयं ही कोई कष्ट नहीं उठाया था। वही चमत्कार उन दिनों उनकी विपत्ति का कारण हुआ। असंख्य घुड़सवारों की टापों से टूटे हुए हरे हरे पौधे की टहनियाँ की धूल के साथ गगन में उड़ते दिखना वहाँ के जो बचे कुछ लोगों की जागते सोते का सपना हो गया था। जिस दिन दिलीप नगर के राजा के मुठभेड़ कालपी के दस्ते के साथ हुई, उसी दिन कुमुद का पिता उसे लेकर कहीं चल दिया था। सब धन संपत्ति नहीं ले जा पाया था। उसका ख्याल था कि शायद शांति हो जाए। थोड़े ही दिन बाद लौट आया। उसके पड़ोस में केवल ठाकुर की एक लड़की, जिसका नाम गोमती था, रह गई थी। वह घर में अकेली थी। देव सिंह के साथ इसी का विवाह होने वाला था, परंतु दुल्हा को राजा की पालकी थामे हुए गिरते लोगों ने और गोमती ने देख लिया था। लोचन सिंह की सहानुभूतिमय वार्ता गोमती नहीं भूली थी। दूसरे दिन जब राजा नायक सिंह दलीप नगर की ओर चलने लगा, तब डर के मारे किसी पालक निवासी ने देव सिंह की कुशल वार्ता का समाचार भी न पूछा था। गोमती स्वयं जा नहीं सकी थी। उड़ती खबर सुनी थी कि हाल अच्छी नहीं है। नरपति सिंह के गांव में फिर देखकर गोमती को बड़ा ही ढंढस हुआ। जाकर पूछा, काकाजू कहाँ चले गए थे? दुर्गा कहाँ है? मंदिर में है। नरपति सिंह ने अपना सामान जल्दी जल्दी बांधते हुए उत्तर दिया। बड़ी विनम्र के साथ गोमती ने कहा, काकाजू मैं उसी मंदिर में तुम्हारे साथ चलूँगी। जहाँ कुमुद होगी वहीं मेरी रक्षा होगी। इस विशाल झील के सिवा और कोई मेरा यहाँ रक्षक नहीं है। चल सकेगी? करारे के स्वर में नरपति सिंह ने गोमती की विचलित करने के लिए कहा। अंचल कंठ से गोमती ने उत्तर दिया, चलूँगी, चाहे जितनी दूर और चाहे जैसे स्थान पर हो। विराट भयानक बेताब के बीच में यहाँ से 10 कोस चलूँगी। थोड़े देर बाद दोनों पोटली बांध कर पालर चल दिए। खंड 15। विराट पालर से उत्तर पूर्व के कोने में है। बेताब के तट और टापू पर घोर वन के आंगन में छोटी संपन्न बस्ती थी। राजा दागी था, नाम सवरदल सिंह। नदी के कगार पर उसका गाढ़ था, जो दूर से वन के सदन और दीर्घकाल व वृक्षों के कारण कई और से दिखाई भी न पड़ता था। विराट में भी कुमुद के दुर्गा होने की बात विख्यात थी। राजा दागी था, इसलिए कुमुद के देवत्व को यहाँ और भी अधिक बड़प्पन मिला। नरपति सिंह थोड़े ही दिनों गांव की बस्ती में रहा। नदी के बीच में टापू की पहाड़ी पर स्थित मंदिर उसे अपनी रक्षा और निधि के बचाव के लिए बहुत उपयुक्त जान पड़ा। कुमुद भी जो थी, अब भगत और पूजा की बहुलता के मारे इतनी थक गई थी कि टोरिया के मंदिर के काम को उसने कम से कम कुछ दिनों के लिए बहुत हितकर समझा। पालर ने लौटकर गांव में पहुंचने पर नरपति सिंह ने गोमती से कहा, तुम अब यहीं कहीं अपने रहने का बंदोबस्त करो। मैं देवी के पास मंदिर में जाऊंगा। मैं भी वहीं चलूंगी। बड़ा भयानक स्थान है।
भयानक स्थान से नहीं डरती, देवी की सेवा में मेरा संपूर्ण जीवन सुशोभित के साथ बीत जाएगा। नरपति सिंह ने जिद न की। जिस समय गोमती मंदिर में पहुंची, कुमुद बेताब के पूर्व तट के उस ओर वन की जंगली पशुओं की आवाज़ें सुन रही थी। संध्या हो चुकी थी। पिता को देखते ही एकांतता का जगवील चला गया। हर्ष की एक सुनहली देखा आंखें जग गई और गोमती को देखते ही आनंद की जो है पुलकावली का रेखा जाल विकसित मुख पर नाचने सा लगा। गोमती को गले लगाकर बोली, गोमती तुम भी आ गई, अच्छा किया, भूली नहीं। एक से दो हुए, अच्छी तरह हो, जब पार्लर चलेंगे साथ ही चलेंगे। यह मिलाप नरपति सिंह को भी बुरा नहीं लगा। देवी को अपनी कन्या को एक घड़ी के लिए स्वाभाविक आनंद में लहराते देख वह बूढ़ा भी प्रसन्न हो गया। नरपति सिंह बोला, गोमती तुम इस कोठरी में अपना डेरा डाल लो, तुम्हें मैं कुछ वस्त्र और दूंगा, भोजन करके आराम से सो जाओ। कुमुद ने अपने सहज मीठे स्वर में कहा, हम और वह एक ही स्थान पर सोएंगी। मैंने उसे अपनी छोटी बहन बना लिया है। भोजन के उपरांत नरपति सिंह मंदिर के एक बड़े कोठे में जा लेटा और तुरंत सो गया। दूसरी ओर की एक कोठरी में कुमुद और गोमती जा लेटी। कुमुद ने पूछा, उस दिन युद्ध में क्या हुआ था? दुर्गा ने जो चाहा सो हुआ। अत्यंत मरणीय होकर भी आप यह प्रश्न करती है, यह केवल आपकी मेहनता है, फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। गोमती ने जितना वृत्तांत सुन कर रखा था सुनाया, अपने विवाह संबंध रखने वाले घटना नहीं कही। कुमुद ने पूछा, उस दिन तो तुम्हारी बारात आ रही थी, टीका कुशल पूर्वक हो गया था या नहीं? गोमती ने कोई उत्तर नहीं दिया, एक आप भर ली। कुमुद ने कहा, उधर के समाचार मुझे नहीं मिले, पूजा अर्चना में इतनी संलग्न रही कि कुछ नहीं पाई। शुद्ध स्वर में गोमती ने कहा, आपसे कोई बात छिपी थोड़ी ही रह सकती है, मैं क्या बताऊं? कुमुद ने सहानुभूति के साथ कहा, तुम्हारे ही मुँह से सुनूंगी, सच मानो मुझे नहीं मालूम। मुकुंद ने उस अंधेरी कोठरी में यह नहीं देखा कि गोमती के कानों तक आंसू बह आए हैं। एक निठुर ठाकुर पास आकर बुरी भली बातें कहने लगा। किसी ने उसे लोचन सिंह के नाम से संबोधित किया था। गोमती ने कहा, लोचन सिंह? कुमुद ने कुछ सोचकर कहा, यह नाम मुझे भी मालूम है, उस दिन की लड़ाई से इस नाम का कुछ संबंध है। कहे जाओ बहन, आगे क्या हुआ? गोमती कहने लगी, वह पत्थर का मनुष्य लोचन सिंह उन्हें ठुकरा देना चाहता था। मेरे मन में आया कि खंडहर लेकर उसे जो लड़कारूं और फिर सिर काट कर फेंक दूं। इतने में घोड़े पर बैठे राजकुमार वहां आ गए। राजकुमार जरा चकित होकर कुमुद बोली, अच्छा फिर? गोमती ने उत्तर दिया। राजकुमार आ गए। उन्होंने धीरे से उनके घायल शरीर को अपने घोड़े पर कस लिया और अपने डेरे पर ले गए। उनका नाम भूल गई हूँ। नाम कुंजन सिंह है? कुमुद ने कहा। फिर तुरंत जरा उपेक्षा के साथ बोली, कुछ भी नाम सही, फिर वह सब कहाँ गए? गोमती ने उत्तर दिया, वह पाषाण हृदय लोचन सिंह तब राजकुमार को वहाँ से जल्द लिवा ले गए और सवेरे सुना राजा अपने दल के साथ दिलीप नगर चले गए। कई क्षण बाद कुमुद ने पूछा, दुल्हा का कुशल समाचार मिल गया था? जरा संकोच के साथ गोमती ने कहा, दूसरे दिन खबर लगी थी कि राजकुमार रात भर मरहम पट्टी करते और दवा देते रहे, इससे आगे कुछ नहीं सुना। आप तो राजकुमार को जानती होगी, मैं उनका वह नाम यूं ही सुन लिया था। कुमुद बोली, अब सो जाओ, बहुत थकी हुई हो। विराट की पद्मिनी में आगे क्या हुआ, अगला खंड जो है हम आगे पाठ में करेंगे। तो आप बने रहिए त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ और समझते रहिए विराट की पद्मिनी। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपान लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तो त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके
8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।